जब आदमी खुले दिल से और सच्चाई से किसी कार्य को करेगा तो उसमें मेरे हिसाब से मरीज को और करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली डायरी न्यूज़। डेली डायरी न्यूज़ से मैं हूं अंशुल राजपूत। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले मुजफ्फरनगर के कस्बा मीरापुर में। हमारे समक्ष मौजूद हैं डॉक्टर आलोक। इनके परिचय का कोई मोहताज नहीं, देखिए किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस मीरापुर के आसपास के क्षेत्र में चाहे जानसठ की बात कर लें, चाहे बिजनौर तक की बात कर लें, मेरठ की भी बात कर लें, आनंद में भी इन्होंने कार्य किया है काफ़ी समय तक। तो आज हम बहुत ही विषयों पर तमाम सवाल मेरे पास भी हैं, उसका उत्तर डॉक्टर आलोक जी देंगे। जैसे कि सबसे पहले स्वागत है सर आपका डेली डायरी न्यूज़ में। थैंक यू अंशुल जी। मैं डॉक्टर आलोक शर्मा, अथर हॉस्पिटल मीरापुर मुजफ्फरनगर। जी, तो सर सबसे पहले हम शुरुआत ये करना चाहेंगे कि जैसे कि अब ये मौसम बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि अप्रैल के मार्च के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ रही थी। 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपका मुजफ्फरनगर ले लो, बिजनौर या मेरठ कहीं भी ले लो। हम अपने मीरापुर की बात करेंगे तो यहाँ से टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। तो इस जो आसपास की जनता है ये कैसे बचाव करे सर लू से? देखो अंशुल जी, ये एक्चुअली गर्मी पड़नी ही चाहिए क्योंकि हर मौसम का अपना अलग महत्व होता है। तो गर्मी भी अगर पड़ती है तो अच्छी है, लेकिन हर मौसम के अपने बचाव और खान पीन उसका एक तरीका होता है। जैसे आयुर्वेद में बताया गया है ऋतुचर्या नाम से, तो हर ऋतु का एक अपना। तो जैसे अब ये लू वाला मौसम चला है तो इसमें बेसिकली जो शहरों के भाई पॉपुलेशन होती है या जो शहरों में कस्बों में रहती है उन पे इसका इतना असर नहीं होता है। बेसिकली जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन पे इसका असर होता है, क्योंकि देखो उन्हें इन्हीं दिनों में गेहूँ कटाई करनी है ना, खेतों का काम बढ़ जाता है, ईख भी बोनी है, ये बोनी है, तो उन पे इस मौसम का असर पड़ता है। सर बीमारी कौन कौन सी चलती है इसमें? इसमें देखो डिहाइड्रेशन एक मेन कॉम्प्लिकेशन आता है निकल के। मेन तो डिहाइड्रेशन ही है। बेसिकली होता क्या है, वो लोग भाई काम के चक्कर में या पानी की वहाँ उपलब्धता ना होने के कारण वो पानी की प्रॉपर अपनी डाइट नहीं रख पाते हैं, या केवल प्लेन पानी पी पाते हैं। उसमें जो ग्लूकोज या और अदर चीज़ें साल्ट वगैरह होना चाहिए या शिकंजी, वो उन्हें नहीं मिल पाती है। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी लें। तो तरबूज आ जाता है, तरबूज लें, खरबूजा, है ना, ये चीज़ें अगर वो लेंगे अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो उन्हें लू से होने वाली बीमारियां जैसे भाई सन स्ट्रोक है ना, या डिहाइड्रेशन है, और कोई हमारा इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइनल, तो उससे वो बच पाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि वो अपना रिहाइड्रेशन अच्छे से करें और पानी की मात्रा बढ़ा के रखें और ग्लूकोज वगैरह लेते रहें। तो डॉक्टर साहब, ये आपके हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी भी अब उपलब्ध है, पित्त की थैली का ऑपरेशन। तो अब मैंने पढ़ा था, सोशल मीडिया पे आप जुड़े हुए हैं, तो क्या सुविधा है हॉस्पिटल में? देखो अंशुल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली 2 तरह से गॉलब्लैडर का ऑपरेशन होता है। एक दूरबीन के द्वारा होता है, एक ओपन होता है। तो दूरबीन में भी लगभग हम 4 पोर खोलते हैं, 4 जगह हमें स्टिच वो लेने पड़ते हैं, कट। और हमारे यहाँ जो होता है ये फर्स्ट टाइम है यूपी में, हम केवल 2 स्टिच में गॉलब्लैडर का ऑपरेशन करते हैं। मैं हूँ, मेरी टीम है, डॉक्टर उज्ज्वल पाल MS जनरल सर्जन हैं, और मैं हूँ उनके साथ, और हमारे एनेस्थेटिक हैं, ठीक है। तो हम पूरी टीम मिलके हमने क्या किया है, हम केवल 2 स्टिच में गॉलब्लैडर को निकालते हैं और प्रॉपर तरीके से निकालते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कुछ हमने छोड़ दिया या वो, और उससे मरीज़ को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। मरीज़ दूर दूर से मेरे पास केवल इसीलिए आ रहे हैं, जैसे मैं मीरापुर में बैठा हूँ तो पुरकाजी तक से मरीज़ आ रहा है कि केवल हमें 2 स्टिच में अपना कराना। तो कितने ऑपरेशन हुए हैं सर अभी? मैं लगभग 1000 से 1500 ऑपरेशन में 2-2.5 साल में कर चुका हूँ गॉलब्लैडर के। अच्छा, कब से और सब सक्सेस है। कब से चल रहा है सर ये थैली का ऑपरेशन यहाँ पर? पित्त की थैली का ऑपरेशन को 2-2.25 साल हो गए। 2 साल। अच्छा, तो सर और इस हॉस्पिटल में देखिए सर, मैं जुड़ा हुआ आपसे बहुत लंबे समय से हूँ। हाँ जी, आप मेरे बहुत लंबे समय से, डे ऑफ बिगनिंग से मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं। और कुछ समय सर मैं यहाँ काम सीखने के हिसाब से, हाँ, उस हिसाब से भी आए हैं आप। तो आपने इंटरनली भी देखा है कि हम हर चीज़ को मेंटेन करके चलते हैं, क्वालिटी मेंटेन। काफ़ी चेंजेस मैं देख रहा हूँ सर। अब फिलहाल में आपने क्या क्या बदलाव किए सर? देखो, मैंने अपनी फैसिलिटी जो सबसे पहली बात तो मैंने मरीजों के लिए सबसे पहले जो है एक हाइजीनिक हॉस्पिटल को किया है, सफाई का, AC का, क्योंकि गर्मी में अगर ऑपरेशन होता है तो मरीज़ को डिसकम्फर्टेबिलिटी कहीं महसूस ना हो। और दूसरा हमने जो किया है, हमने मरीज़ के लिए सुविधा बनाई है।
जैसे अभी हमने सारा लेप्रोस्कोपी का सामान लिया है ना। लेप्रोस्कोपी का पूरा काम अब हम अपने ही कर रहे हैं, ठीक है। PCNL हो गया, URS हो गया, और तुम्हारा क्या नाम जी की कोलिस्टिक्टमी होगी लैब से। तो जितनी भी मतलब अब दूरबीन के काम है, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी, सब हमारे यहाँ इन हाउस होंगी है। अच्छा। ये सर डॉक्टर अर्चना गौतम के बारे में आपने सुना होगा। हाँ देखो, ये मतलब भाई हमने भी सोशल मीडिया के थ्रू और ये आपको सुना। सर ये कैसा लगा? आप एक डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे सर? एक्चुअली मैं एक डॉक्टर होने के नाते देखो, मैं खुद इस हरिसमेंट को मतलब झेल चुका हूँ। एक्चुअली मैं नाम तो नहीं खोलूँगा, यहीं का मेरा एक पेशेंट था, उसका हमने आइलोस्टमी क्लोजर किया था। एक ऑपरेशन होता है, लैट्रिन का रास्ता साइड में बना होता है, उसे फिर अंदर करना होता है। तो उसको कंजनाइटल एक किडनी थी, तो उसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यहाँ की मीडिया, यहाँ के और कुछ प्रबुद्ध लोगों को लेकर मेरे पे प्रेशर बनाने की कोशिश की। वो किसान यूनियन भी थी उसमें कि डॉक्टर साहब आपने इसका एक गुर्दा निकाल लिया। तो बेसिकली मैं ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करता हूँ, मेरे जो पृष्ठभूमि है वो ग्रामीण क्षेत्र की है। तो इसीलिए मेरे पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का कोई असर होता नहीं है। और यहाँ पे मेरे भाई बहुत सारी सपोर्ट है मेरे पास, मीडिया की, और वो मेरे भैया हैं। तो इस कारण मैं दबाव में आया नहीं। दूसरा, मैंने क्या कर रखा है, मैंने OT में भी कैमरा लगा रखा है। तो जितने भी ऑपरेशन मेरे यहाँ होते हैं, हम उसकी सब लाइव कास्टिंग करते हैं। तो मैंने वो लाइव कास्टिंग निकाली पूरे ऑपरेशन की। मैं समाज में बैठा, मैंने समाज में दिखाया कि भाई ये पूरा ऑपरेशन है, आप इसमें देख लो गुर्दा कहाँ निकला हुआ है। तो बाद में मुझे पता लगा कुछ लोगों के द्वारा कि वो मेरे पे एक तरह से एक्जॉर्शन का ही केस था, कि मेरे से उसमें पैसे की डिमांड की जानी थी, बट मैंने उनके सपनों को चूर कर दिया। मैंने उस चीज़ को ऐसा मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट किया कि वो लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए, ठीक है। तो अब सेम केस जो अभी खुल के आ रहा है, अर्चना गौतम जी के बारे में आ रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो क्या रहा है, कुछ अनक्वालिफाइड लोग इस प्रोफेशन में आ गए हैं। जैसे किसी ने किसी हॉस्पिटल में कुछ दिन काम किया, या कोई कंपाउंडर है, वो बेसिकली छोटा मोटा कहीं सेंटर खोल लेते हैं, और उसमें विदाउट किसी एनी डॉक्टर की सपोर्ट के या किसी उसके वो वहाँ मतलब ऑपरेशन वगैरह करते हैं। और उसमें यदि कोई केस बिगड़ जाता है तो वो चुपचाप मरीज़ को पैसे दे देते हैं। तो फिर होता क्या है, जब वहाँ से पैसे मिल जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि डॉक्टर भी पैसे देगा, कि भाई इस पर तो बहुत पैसे हैं। तो वो वहाँ से पैसे फिर मतलब करना चाहते हैं, और उसमें मीडिया और अपना ये नेता ये सब उनके साथ जुड़ जाते हैं। अभी हुआ है मुजफ्फरनगर में, मेरे एक फ्रेंड हैं डॉक्टर आशीष बालियान, उनके साथ हुआ। 28 दिन एक बच्चा एडमिट रहा उनके पास, वो प्री मैच्योर बेबी था, उसे एडमिट करके चले गए, और 28 दिन बाद घर ले गए। उसके बाद आने के बाद कहते हैं कि जी हमने तो लड़का भर्ती कराया था। वहाँ भी ये सेम मैटर था, वहाँ भी पैसे की डिमांड की जा रही थी, क्योंकि वो मेरे बहुत टच में हैं, मेरे से बात होती हैं, ठीक है। तो मेरा कुल मिला के एक ही है यहाँ के प्रशासन से और जो भी भाई इस लाइन से जुड़े हुए हैं, कि इस लाइन में मतलब एक अभियान चलाकर कुछ भी मरीज़ के साथ गलत ना हो। और देखो, कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी के हर मरीज़ में होते हैं, उससे बेसिकली हमें मरीज़ को बचाना है, हमें बेटर से बेटर रिजल्ट देना है। मेरे यहाँ 2.5 साल ऑपरेशन होते हुए होते हैं, तो मैं इस बात को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप भी इस समाज में रहते हैं, आप भी मेरे आसपास रहते हैं, रामराज के भी यहाँ मेरे यहाँ बहुत ऑपरेशन हुए हैं, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, मेरे यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई DOT या कुछ नहीं हुआ है 2.5 साल में, और मैं लगभग 4-5 हज़ार ऑपरेशन कर चुका हूँ। हाँ सर, आपकी क्षेत्र में रामराज की बात करूँ, बैसुमा बहुत तारीफ़ है जब वो बोलते हैं कि डॉक्टर अर्था हॉस्पिटल में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और हमें सफल ट्रीटमेंट दिया गया। तो जब हमें सुनने को मिला आपके बारे में, तारीफ़ सुनने को मिली, तो हमने सोचा डॉक्टर साहब से डायरेक्ट बात की जाए। तो डॉक्टर अर्चना गौतम सर ऐसा नहीं कर सकती थी, वैसे देखिए नहीं, वो तो एक तरह से देखो, मैं अगर आत्महत्या नहीं करता है डॉक्टर, लेकिन एक कहते हैं ना, एक मेंटली प्रेशर एक ऐसी चीज़ होती है, उसमें आदमी कुछ भी कर लेता है। तो सर आप मानते हैं आप पे भी ऐसा कोई प्रेशर? बिल्कुल, अगर बेसिकली मरीज अननेसेसरी डॉक्टर पे प्रेशर बनाएगा तो उसके काम करने की क्षमता 0 हो जाती है। वही अर्चना गौतम जी के साथ जो मैं सोच रहा हूँ वो हुआ है। PPH एक बहुत मतलब कॉमन कॉम्प्लिकेशन है गायनी में, मतलब जो इस लाइन से जुड़े हुए लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, PPH इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट। तो वो PPH मतलब और बेसिकली किसी जांच में आता नहीं है कि भाई किसी जांच में पहले ही हमें पता लग जाए कि इस मरीज़ को PPH होगा जी, ठीक है। तो उसमें गायनिकोलॉजिस्ट क्या करती है, बेचारी पूरी हिम्मत करती है, भाई जो भी इंजेक्शन्स आते हैं हमारे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए वो यूज करती हैं, या और जो भी मतलब किया जा सकता है, आदमी पूरी अपनी कोशिश करता है। तो अंशुल जी, जैसे हम डॉक्टर अर्चना गौतम जी की बात कर रहे हैं, देखो ही इज़ अ क्वालिफाइड लेडी, और वो एक कस्बे में अपनी सेवाएं दे रही थी,
देखो पहली बात तो कोई भी जो मतलब अच्छा डॉक्टर होता है, जो भाई स्पेशलिस्ट होता है, वो कस्बे में आना इसलिए ही नहीं चाहता है क्योंकि हर कोई उस प्रेशर को नहीं झेल पाता। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो यहाँ क्या अंतर रहा है एक्चुअली, मतलब वो दोनों लोग भाई अच्छे से एजुकेटेड हुए, कहीं शहर में होंगे या अच्छे मतलब एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते होंगे, तो वो उस प्रेशर को झेल नहीं पाए। उन्हें लगा कि हमें अब इतना मोटा अमाउंट देना पड़ेगा, जो मतलब मुझे पता लगा है सोशल मीडिया के थ्रू कि उनसे जो मांग की जा रही थी वो लगभग 1 करोड़ की बात की जा रही थी और 50 लाख रुपये में सेटलमेंट कराने की बात की जा रही थी। तो 50 लाख रुपये इट्स बिग अमाउंट, है ना। तो वो उस प्रेशर को नहीं झेल पाई और इस कारण उन्होंने आत्महत्या की, है ना। मैं तो इसे आत्महत्या कहूँगा ही नहीं, एक तरह से उन्होंने सुसाइड किया, ठीक है। सुसाइड का मतलब उन पर प्रेशर बनाया गया और उन्हें मतलब जबरन मरने के लिए वो अपना कदम उकसाया गया। और उसमें जो भी लोग दोषी हैं, तो मेरी वहाँ के प्रशासन से और जगह भी हर मतलब प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एक अभियान चलाएं और जो भी अनक्वालिफाइड लोग इस पेशे में आ रहे हैं तो इस पेशे को कम से कम गंदा ना होने दें। जी अंशुल जी, आप भी इस समाज में रहते हैं, मैं भी रहता हूं, आपको भी पता है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो मेरा यही है कि इस पेशे को कम से कम बचा के रखा जाए और फिर इस तरह की वारदात नहीं होंगी। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पे पूरा एक स्कैम बनाया गया, लेकिन मैंने उस स्कैम को मतलब विफल करा केवल अपने जो यहाँ के मेरे परिचित लोग हैं उनके द्वारा। दूसरा, जब मैं फिर एक बात मतलब मैं यहाँ दोबारा हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब मैं फ़र्स्ट टाइम ओटी में कैमरा लगा रहा था तो जो मेरे यहाँ सर्जन आते हैं तो उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि यार आलोक, ओटी में तो कहीं भी कैमरा नहीं होता। तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि सर, हम जब गलत ही नहीं करेंगे तो ओटी में कैमरा लगाने में क्या दिक्कत है। भाई जब हमें मरीज़ का भला करना है, मरीज़ की भलाई के लिए हमें काम करना है, तो फिर हम ओटी में कैमरा क्यों ना लगाएं। और उसके बाद अंशुल जी, आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, जिनके यहाँ मेरे ऑपरेशन हुए हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैं मरीज़ से ये बोल देता हूँ कि भैया या तो आप एलसीडी पे अपना पूरा ऑपरेशन देखना चाहें तो एलसीडी पे देख सकते हैं, या ओटी में भी मैंने एक ऐसी जगह बना रखी है कि उस पर बैठकर वो अपना पूरा ऑपरेशन देख सकते हैं। क्योंकि जब आदमी खुले दिल से और सच्चाई से किसी कार्य को करेगा तो उसमें मेरे हिसाब से मरीज़ को और करने वाले को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो वहाँ से निकला हूँ केवल मेरे पे जो वीडियो फुटेज थी उस ऑपरेशन की, इसलिए मैं बच पाया हूँ, वरना मेरे खिलाफ़ भी स्कैम हो चुका था। मुझे यहाँ तक की धमकी दी गई कि FIR कराने हैं तुम्हारे खिलाफ़। ये मैंने बोल दिया भैया करा दो आप FIR, मैं कोर्ट में मिलूँगा, क्योंकि मैंने अपना मेडिको लीगल इंश्योरेंस भी करा रखा है। मैं 13,500 रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है केवल इसी बात की देता हूँ कि अगर इन केस कोई मतलब आदमी मेरे से ज़्यादा मतलब इलझने की कोशिश करता है तो कोर्ट में मैं उसके साथ जाऊँ। और कोर्ट में जाने के बाद मुझे अपने मतलब न्याय व्यवस्था पर इंडिया की पर विश्वास है कि वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। देखिए डॉक्टर आलोक जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो चुनौती से किस तरह लड़ रहे हैं, देखिए संघर्ष के साथ किस तरह से वो फाइट कर रहे हैं। आलोक जी, बहुत संघर्ष रहा है सर। हाँ, संघर्ष देखो, कस्बे में हॉस्पिटल चलाना मतलब कोई बहुत आसान चीज़ नहीं होती है। जो और इस चीज़ को मतलब मेरी जो टीम है मेरे साथ लगभग आज की तारीख में 10 से 12 डॉक्टर हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सब सुपर स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। MS ENT हैं, DCH हैं और MS जनरल सर्जन हैं, ठीक है। DM मतलब गैस्ट्रो हैं। जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरठ के कुछ डॉक्टर्स हैं जो मुझे ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे थोड़ी सी भी कोई परेशानी होती है तो मैं ऑनलाइन उनसे कंसल्ट करता हूँ, उनकी फ़ीस ऑनलाइन पे कराता हूँ। तो मैंने तो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है इस मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि कस्बे में रह के भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। एक बेटर कहते हैं ना, एक डायग्नोसिस बेस जो मतलब ट्रीटमेंट होता है वो मिल पाए। वो देखो जरिया फिर कुछ भी हो सकता है, आयुर्वेद, एलोपैथ, लेकिन कम से कम जो भी हम करें वो डायग्नोसिस बेस हो कि मरीज़ का मर्ज डॉक्टर को पता हो और उसके अनुसार फिर उसका इलाज चले। सर फैसिलिटी क्या है सर इस हॉस्पिटल में? देखो इस हॉस्पिटल में अभी जो मैंने फ़िलहाल फैसिलिटी है मेरे पास, देखो पैथोलॉजी लैब इन हाउस हमारे पास है ना, और ऑपरेशन थिएटर है, ICU है और प्राइवेट वार्ड हैं, जनरल वार्ड हैं, है ना। ये मैंने अभी यहाँ किए हैं और अभी इन फ्यूचर आपको भी शायद पता लगा होगा कहीं से, मैं 300 बेड के हॉस्पिटल का मतलब एक निर्माण करने जा रहा हूँ इस कस्बे में। अच्छा, मीरापुर में? हाँ, मीरापुर में ही, ठीक है, हाईवे पे। और वहाँ मेरी यही इच्छा है कि मैं एक ही छत के नीचे सारी स्वास्थ्य सेवाओं को ला सकूँ। और जो मेरे मतलब मेरे
दोस्त हैं, जो मेरे दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं छोटे से सेटअप से, मैं उन्हें एक ऐसा मतलब स्थान दे सकूं जहां वो फ्री माइंड काम कर सकें, उनके ऊपर वहां किसी का दबाव ना हो, उस प्रेशर को मैं झेलूं। यानी मरीज़ का जो अननेसेसरी प्रेशर होता है ना एक, कि जी ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये हो गया, वो डॉक्टर पर ना आए, जिससे डॉक्टर फ्री माइंड काम कर पाए। मतलब ये मेरी एक दिली इच्छा है और उस पर मैं मतलब प्रयासरत हूँ। सर जले हुए का भी इलाज कर रहे हैं हम, पास में गंगदासपुर पड़ता है। हाँ, बहुत ऐसे पेशेंट रिकवर हो गए, इनकी उम्मीद भी नहीं थी। मैंने एक्चुअली वो मतलब मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं बर्न पेशेंट को देखूं, लेकिन मैं आनंद में था तो उस समय वहाँ बर्न यूनिट थी हमारे पास, तो मैं कभी कभी बर्न यूनिट में जाता था तो मैं देखता था, तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मतलब मुझे याद था। तो उसके बाद एक्चुअली मेरे यहीं कुछ ऐसा हुआ कि मुझे 2 बर्न पेशेंट अपने ही देखने पड़े। उसके बाद वो जो पट्टी है एक्चुअली, देखो मैं फिर वो कह रहा हूँ कि तरीका कोई भी हो, एक्चुअली अल्टीमेटली रिजल्ट आने चाहिए। तो ये शामली में 3 वर्कर थे, वो काम कर रहे थे, ईंट के भट्टे में झोंक रहे थे। वो कैसे ईंट का भट्टा फटा और वो तीनों बुरी तरह बर्न हो गए। वो वहीं पास में मतलब शामली से पानीपत या सोनीपत शायद गए मेडिकल कॉलेज में, वहाँ वो रहे, तो वहाँ से उन्हें पता लगा कि गंगदासपुर में कोई पट्टी होती है। तो जैसे वो गंगदासपुर में आ रहे थे तो वो रात में करते नहीं हैं, वो बुज़ुर्ग हो गए हैं और सीनियर हैं, तो वो रात में नहीं करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उन्हें किसी ने मेरे यहाँ का बताया कि भाई अब उनके पास पट्टी, आप वहाँ जा सकते हैं। अब फिलहाल कैसी सेहत है सर? सेहत बढ़िया, वो ओके होके गए हैं। उसका मैंने मतलब सोशल मीडिया पे डाल ही दिया है। मतलब वो एक तो लगभग 60-70% बर्न था एक बंदा, तो विद फेस मतलब, और उसका डिग्री भी लगभग 2nd और 3rd रही है, तो वो ठीक हो गया। उसके बाद एक और अभी सुभारती से मेरे पास आए हैं, उन्हें भी मतलब अच्छा खासा था, वो कोल्लू में जो गुड़ होता है उसमें गिर गए थे और वो भी रिकवर होके गए। उसका भी मैं फेसबुक पे डाल चुका हूँ। सर ये कोरोना फिर दोबारा सुनने को मिल रहा। आप कोरोना तो मैं 2 कोरोना को फाइट कर चुका हूँ, मतलब विद पेशेंटों के साथ। तो थर्ड तो वीडियो भी देखा एक्सरसाइज करते हैं। हाँ, तो वो तो अब मुझे लगता है कि 3rd जैसी भी आएगी और हम उसके लिए जीना सीख गए हैं सर। जीना सीख गए हैं और हम तो वही। फिर भी सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए सर? देखो अब भी हमें वही है जो उस समय था, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, और मास्क का यदि प्रयोग कर सकते हैं भाई, जो पब्लिक एरियाज़ हैं अगर वहाँ हम यूज कर सकते हैं तो। डाइट का भी ख्याल रखें। डाइट का तो बिल्कुल, डाइट और एक्सरसाइज मैन है वो किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए। डाइट और एक्सरसाइज मतलब चाहे आप थोड़ी देर के लिए करें। देखो आप खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। मैं पहले इस पर आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि खुद के डॉक्टर खुद आप बन सकते हैं। आप अपने यूरिन का कलर देखकर, आप अपनी जो आप मोशन करते हैं उसके अनुसार, आप अपने शरीर को देखकर कि हमारे शरीर में एक्टिवनेस ये है, तो उससे आपको खुद तो यूरिन का सर कैसे पता चले? देखो यूरिन का आपको पता लग जाता है। यदि यूरिन आपका डार्क येलो कलर का आ रहा है, आपको ईचिंग के साथ आ रहा है, मिक्सचरेशन के साथ आ रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कहीं ना कहीं बॉडी में डिहाइड्रेशन है। आप पानी की मात्रा बढ़ाइए, आप तरबूज लीजिए, आप खरबूजा लीजिए। अब तो आती नहीं है चीज़ें, फूड आती। आजकल ये कब्ज की समस्या बहुत आम हो गई है। हाँ, कब्ज की समस्या इसलिए हो गई है अंशुल जी, हम खाने के बाद एकदम एक तो पानी का सेवन कर लेते हैं, ठीक है, खाना खाते ही लेट जाते हैं। दूसरा हम सलाद हरी सब्जियों का खाने से भी जल्दी खाते हैं, उससे तो मेन प्रॉब्लम है कि भाई मुझे कहीं जाना है, जल्दी से खाना दे दो। वो मतलब सबसे बड़ा कारण है। तो इन चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें आगे रहना पड़ेगा और एक्सरसाइज के जरिए और उसके जरिए हम एक अच्छे स्वास्थ्य। तो सर आखिरी में चलते चलते आप ये बता दीजिए, जैसे मौसम ख़राब है, अप्रैल का, मई भी आएगा, तो सर ये जो लू चल रही है कैसे बचाव किया? देखो लू में अगर आप बाहर निकलते हैं तो फेस को कवर करके निकलिए, पूरे फेस को कवर करके निकलिए। पानी की बोतल अपने साथ रखिए, हो सकता है तो उसमें लूज मोशन हो जाए इस दौरान। अगर लूज मोशन अगर हो जाते हैं तो देखो पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, लूज मोशन एक कॉमन प्रक्रिया है। अगर आपको दिन में 3-4-5 बार वाटरी से आ रहे हैं तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन यदि एक्सेसिव आपको वाटरी मोशन आते हैं तो उसमें हमें फिर खतरा रहता है कि भाई हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। उस कंडीशन में हमें कुछ सोचना होता है, वरना तो ये गर्मी होती है, ये सीज़न ही इसलिए होता था कि पेट की सफाई हो जाती थी, क्योंकि जाड़ों का जो सीज़न होता है वो हेल्दी माना जाता है खाने वाने के लिए। तो फिर वो इन दोनों में आके हमारी बॉडी अपने आप को थोड़ा सा। फास्ट फूड जो खा रहे हैं आजकल ये तो बहुत गलत है। फास्ट फूड तो गर्मियों में क्या, मैं तो सर्दियों में भी मतलब मना ही करूँगा कि सर्दियों में फास्ट फूड का सेवन ना किया जाए। बहुत सारे ये क्या साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे इनके आगे जाके भविष्य? देखो जंक फूड के साइड इफ़ेक्ट आपको पता है, हमारी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, HDL, ठीक है, और यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब इंक्रीज हो जाएंगे। बड़ी बीमारी ये कन्वर्ट हो जाते हैं बेसिकली। अच्छा,
भाई आजकल आप देख ही रहे होंगे शुगर हर घर में 2-4 मरीजों को है, कोलेस्ट्रॉल सबका बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, ये सब उन्हीं की देन है। तो डॉक्टर आलोक जी हमारे साथ जुड़े रहे। सर आपने हमें कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू अंशुल जी, आप बीच बीच में आते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं और मेरे से वैसे भी फ़ोन पे टच में रहते हैं। आपका भी मैं काम देखता हूँ, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके आप बहुत मुद्दों को मैं आपको सोशल मीडिया पे मतलब फॉलो करता हूँ। आप जो ग्रामीण